नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ बेटी की शादी के लिए दहेज का इंतज़ाम करने में पिता ने किया कुछ ऐसा कि सब देखते रह गए। सदियां बीत गई पर आज तक भारत नहीं बदला। आज हमारा समाज अपनी ही बनाई प्रथाओं के उस दोराहे पर आकर खड़ा है जहाँ से आगे खाई में और पीछे कुआं में गिरने का डर लगातार बना हुआ है। उन्हीं प्रथाओं में से एक दहेज प्रथा है। इस 3 अक्षर वाले शब्द की खनक जिस घर में गूंजने लगे तो मान लो कि वह घर एक ऐसी दिशा में चल पड़ता है जिसके अंत की कोई दिशा नहीं है। इस शब्द की खनक आज गौरी के घर में खनकी, जिसने गौरी के माँ के सपने के पैर को काट दिया। छोटे से गांव के एक साधारण से परिवार में गौरी का जन्म बड़ी बेटी के रूप में हुआ था। मूल रूप से छोटे किसान रामेश्वर जी गौरी के पिता थे और माता विमला जी एक गृहिणी। दिशा, कसक और जय गौरी के भाई बहन थे। गौरी पढ़ने में होशियार थी। गांव के लोगों की हीन और पराई नज़र में एक बेटी को जितना विद्यालय पढ़ने को जाना चाहिए उतना गौरी ने 3 साल पहले हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी। घर की बड़ी बेटी अब विवाह योग्य हो गई थी, इसलिए उसके घर में जल्द से जल्द उसका विवाह करने की तैयारी शुरू हो चुकी थी। आज विमला जी के दूर की बहन रीना के पति अमित की देखरेख में एक कुशल परिवार गौरी को विवाह के लिए देखने आने वाला था। आज अमर का परिवार गौरी के घर उसे देखने आया। शहर में पला बड़ा अमर एक खानदानी सिंह परिवार का बेटा थाने में दरोगा था। दरोगा दामाद की आस रखने वाली विमला जी का सपना आज पूरा होने वाला था। उस आस में विमला जी ने मेहमान नवाजी के लिए अपनी औकात से ज़्यादा ही तैयारी कर रखी थी। विमला जी का इंतज़ार खत्म हुआ और वर परिवार घर आया। गौरी के रूप, रंग और गुणों को देखा और मेहमान नवाजी का पूरा लुत्फ भी उठाया। अंत में जब रिश्ते को आगे बढ़ाने की मोहर लगाने का समय आया तो दहेज के मूल भाव के कारण बात कुछ बन न पाई और टाल दी गई। आज एक बार परिवार ने अपनी दरिद्रता दिखाई और सोचकर बताया कहकर अपने घर चला गया। वर पक्ष को गए 3 दिन बीत गए, लेकिन अभी तक कोई सूचना नहीं आई कि विवाह होगा या नहीं होगा। रिश्ते की बात अभी तक पक्की नहीं हुई, लेकिन खत्म भी नहीं हुई थी। इसलिए विमला जी के मन में अभी भी एक उम्मीद थी कि उनका दामाद दरोगा ही बनेगा और वो अपने गांव की सखियों संग सर ऊंचा करके बात कर सकेंगी। जिंदगी के सुख दुख और अपार अनुभव के कारण रामेश्वर जी समझ गए थे कि ये रिश्ता अब तय नहीं हो सकता, क्योंकि उनके पास दहेज देने के लिए लाखों रुपए नहीं थे। एक अच्छे वर का सपना हर लड़की देखती है। गौरी ने भी देखा और अमर तो हूबहू उसके सपने वाले राजकुमार की तरह था। लेकिन अभी भी गौरी के मन में एक ही बेचैनी थी जो उसे पलक झपकने नहीं देती, ना ही खुल के मुस्कुराने देती, ना किसी काम में मन लगने देती। रह रहकर गौरी के कानों में उसके होने वाले ससुर राम कुमार जी के वाक्य सुनाई देते। सब तो ठीक है, लेकिन दहेज में क्या क्या मिलेगा और कितना कैश मिलेगा, ये गूंज रहे थे, जो उसने चुपके से सुन लिए थे। तो कभी अमर का चेहरा उसके सामने बाहें फैलाए नजर आता। अमर की तस्वीर उसने देखी थी। तो कभी आंख बंद करते ही बचपन की सहेली मीना फांसी पर लटकी नजर आती। मीना गौरी की बचपन की सहेली थी, जिसने शादी के 4 महीने बाद ही फांसी लगाकर जान दे दी, और इसके गुनहगार थे उसके ससुराल वाले, जो शादी के अगले ही दिन से उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे थे। भाई जय भी दीदी के विवाह को लेकर चिंतित था और बार बार सोचता था, काश मैं नौकरी कर रहा होता तो आज दरोगा बाबू से दीदी का रिश्ता पक्का हो गया होता। घर में सबकी हालत कुछ ऐसी ही थी कि सब चाहते थे कि हमारी घर का दामाद बने, पर सब मजबूर थे क्योंकि उनकी जेब खाली थी।
दोपहर का समय था। रामेश्वर जी और जय खेत से घर आकर बाहर आंगन में खाट पर बैठी और दिशा से पानी और गुड़ मंगवाया। अंदर से दिशा एक जग पानी और एक गुड़ की बेली लेकर आई। दोनों बाप बेटे ने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। लगे हाथ दिशा ने भोजन के लिए पूछ लिया, पर दोनों की ओर से जवाब ना ही आया। थोड़ी देर के बाद विमला जी पड़ोस से आई और हंसते हुए बोली, गौरी की पापा, रानी का ब्याह तय हो गया। दूल्हा बम्बई में प्राइवेट कंपनी में काम करता है। और रामेश्वर जी के सामने नीचे बैठ गई। तो तुम क्यों इतना खुश हो रही हो गौरी की माँ? रामेश्वर जी ने विमला जी को इतना ज़्यादा खुश देखकर उसकी खुशी की वजह जाननी चाहिए। विमला जी पहले चौंकी, फिर उधर उधर देखने के बाद रामेश्वर जी से बोली, अरे रीना की माँ हमसे हमेशा बोलती थी कि दामाद तो हम सरकारी नौकरी वाला ही देखेंगे, लेकिन अब तो प्राइवेट नौकरी वाले से अपनी बेटी की शादी कर रही है। और फिर हंसने लगी। अच्छा, तो इसलिए हंस रही हो? ज़्यादा ना हंसो, तुम्हारी भी 3 बेटियां हैं। रामेश्वर जी खटिया पर लेटते हुए बोले। तभी जय बोला, हाँ मम्मी, पापा सही बोल रहे हैं। वैसे देखो, अभी तक दरोगा लड़के वालों का फ़ोन भी तो नहीं आया। तो तुम लोगों को बताने ही भूल गई कि अमित बाबू का फ़ोन आया था कि अगले मंगलवार को घर की सभी औरतें और लड़का गौरी को देखने श्री कृष्ण जी के मंदिर पर आने वाले हैं। मुस्कुराते हुए विमला जी बोली, क्या सच में? रामेश्वर जी चौंक कर बोले। विमला जी फिर बोली, हाँ, आपसे बात करने को बोल रही थी, फ़ोन कर लीजिए उनको। जय, ज़रा फ़ोन तो लाना। रामेश्वर जी ने थोड़ी फुर्ती के साथ जैसे कहा। जय खुशी से उछलकर दौड़ते हुए अंदर गया और तुरंत फ़ोन लेकर आया। रामेश्वर जी ने अपने 3 साल पुराने नोकिया के फ़ोन से अमित बाबू को फ़ोन मिलाया। अमित बाबू इस रिश्ते की बिचौलिया बनकर अगुवाई कर रहे थे। बिचौलिया का मतलब उस व्यक्ति से होता है जो विवाह में दोनों पक्षों की ओर से दोनों की बात रखता है। फ़ोन की घंटी बजी। उसी के साथ रामेश्वर जी की धड़कनें भी बढ़ी। फिर फ़ोन उठा और बात हुई। बात लंबी चली। थोड़ी देर बाद फ़ोन कटा और रामेश्वर जी ने हंसते हुए कहा, अब तैयारी करो विमला जी, गौरी को देखने और रिश्ता पक्का करने अगले मंगलवार को आ रहे हैं सब। ये सुनकर विमला जी और जय की खुशी का ठिकाना ना रहा। जय खुशी से दौड़ता हुआ अंदर गया और गौरी से जाकर सारी बात बताई। सब खुश हुए और तरह तरह की बातें करने लगी। लेकिन रामेश्वर जी को अभी भी एक बात की चिंता सता रही थी कि आखिर ये लोग दहेज कितना लेंगे। बहुत सारी परेशानियों, उम्मीदों और तैयारियों के बाद आखिरकार कल मंगलवार आने ही वाला था। गांव से 5 किलोमीटर की दूरी पर बने श्री कृष्ण जी के मंदिर में कल गौरी को देखने और रिश्ता पक्का होने वाला था। पहली बार होने वाला दामाद आ रहे थे, इसलिए रामेश्वर जी शाम को बाजार गए और विमल ब्रांड का एक सूट का कपड़ा उनके लिए खरीदा। कपड़ा रेडीमेड ही था। साथ में दूल्हे के लिए चप्पल और दाढ़ी बनाने वाला किट भी खरीद ली। लगे हाथ होने वाली समधी समधन के लिए धोती और साड़ी भी ले खरीद ली। इन सब उपहारों के लिए रामेश्वर जी को भारी पैसे चुकाने पड़े, सिर्फ इस उम्मीद में कि अगर कल बात पक्की हो गई तो लगे हाथ दूल्हा और उसके माता पिता को ये उपहार देकर खुश कर देंगे, ताकि आगे चलकर गौरी के विवाह में कोई दिक्कत ना हो। कभी ससुराल में गौरी से कोई ये ना कहे कि तुझे देखने गए तो हम लोग खाली हाथ लौटे थे। जब रामेश्वर जी कपड़े लेकर घर आए तब सब उन कपड़ों को देखकर बहुत खुश हो गए और दोनों बहनों ने मजाक मजाक में कहा, ये सब पाकर तो दरोगा बाबू एकदम खुश हो जाएंगे। दीदी बोलो बोलो दरोगा की दुल्हन। गौरी शर्मा गई और हंसते हुए अंदर चली गई। सब हंसने लगे। रात को खाने पीने के बाद विमला जी रामेश्वर जी का बिस्तर लगाने लगे। रामेश्वर जी बाहर आंगन में अकेले सोते थे, इसलिए वहां केवल इस समय रामेश्वर जी और विमला जी ही थी। बिस्तर लगाने के बाद विमला जी ने कहा, बिस्तर लग गया है गौरी के पापा। विमला जी की बात सुनकर बिना कुछ बोले रामेश्वर जी
अपने बिस्तर पर बैठ गई और खैनी खाने लगी। रात को सोने से पहले खैनी खाना उनकी बिगड़ती आदत थी। विमला जी भी रामेश्वर जी के बगल में बैठ गई और बोली, क्या बात है राम जी, मुझसे कुछ छुपा रहे हो? रामेश्वर जी चौंक गए, फिर खैनी मुंह डालकर हंसते हुए बोले, नहीं विमो, ऐसे कोई बात नहीं है। रामेश्वर जी और विमला जी अकेले में अक्सर एक दूसरे को प्यार से विमो और राम कहकर बुलाते थे। इसके पीछे एक बहुत बड़ा इतिहास था इस जोड़े का, जो धीरे धीरे अब मिटने लगा था। अच्छा, तो अब आप हमसे भी छुपाने लगे अपनी बातें? विमला जी ने प्यार से रामेश्वर जी को घूरते हुए कहा। रामेश्वर जी तुरंत बोले, नहीं विमो, ऐसी बात नहीं है। विमला जी ने फिर से पूछा, सारे कपड़े और सामान कितने में खरीद कर लाए? रामेश्वर जी कुछ नहीं बोले तो तुरंत विमला जी ने फिर से टोका, बहुत महंगे हैं ना राम जी? नहीं विमो, बहुत महंगे तो नहीं हैं, पर महंगे हैं, रामेश्वर जी ने प्यार से कहा। रामेश्वर जी के चेहरे पर पिछले 10 दिन से एक अलग ही तकलीफ झलक रही थी, जिसे किसी अन्य से नहीं लेकिन विमला जी ने पकड़ लिया था। वो जान चुकी थी कि ये तकलीफ तत्काल समय में होने वाले खर्चों से नहीं आई थी, बात कुछ और ही थी। इसलिए विमला जी बार बार एक ही सवाल पूछ रही थी। फिर से विमला जी ने वही सवाल दोहराया, कपड़े महंगे नहीं हैं, सामान महंगा नहीं है, तो फिर क्या बात है राम जी? जब से गौरी को देखने आने वाले हैं तभी से आप परेशान हो। कोई बात नहीं है विमो, तुम तो बेकार में परेशान हो रहे हो। रामेश्वर जी परेशान होकर बोल रही थी कि विमला जी उन्हें टोकते हुए बोली, दहेज। रामेश्वर जी विमला जी के मुंह से दहेज सुनकर बड़े उदास मन से उन्हें देखने लगे। दहेज को लेकर ही परेशान हूं ना राम जी? विमला जी ने भी उदास मन से कहा। हाँ विम्बो, तुमको तो पता है ना कि वो लोग बड़े घर खानदान से हैं, ऊपर से दूल्हा भी दरोगा है, तो वो लोग ढेर सारा दहेज मांगेंगे। रामेश्वर जी ने आखिरकार अपनी चिंता बता ही दी विमला जी को। आप चिंता मत करो राम जी, अमित बाबू है ना, वो सब देख लेंगे, और कुछ दहेज तो आपको भी देना पड़ेगा। लेकिन ये लड़का तो दरोगा है, दरोगा से अगर आपके बेटी की शादी हो गई तो सोचो पूरे पंच समाज में तुम्हारी कितनी इज्जत बढ़ जाएगी। थोड़ा सोचो राम जी, विमला जी ने समझाते हुए कहा। दरोगा दामाद पाने की आस में विमला जी भूलने लगी थी कि उनके राम जी इतना सारा दहेज देने की हैसियत नहीं रखते हैं। निस्वार्थी पत्नी विमला जी को पहली बार थोड़ा स्वार्थी होता देख रामेश्वर जी खामोशी रह गए। वो चाहकर भी कुछ ना बोल पाए। कैसे बोलते? आखिर अपना सब कुछ रामेश्वर जी को दे देने वाली विमला जी ने अपनी बेटी के लिए दरोगा दूल्हा मांगकर कौन सा अपराध किया था जो वो उसके इस सपने को तोड़ देते? इसलिए रामेश्वर जी ने मौजूद माहौल को ठीक करने के लिए मुस्कुराते हुए बनावटी आवाज में कहा, दरोगा दामाद की सास बनती तुमको कैसा लग रहा है? विमला जी शर्मा गई और अपने राम जी को कोने से टोक कर बोली, हट बदमाश। फिर दोनों हंसने लगे। थोड़ी देर की हंसी मजाक के बाद विमला जी घर में चली गई और रामेश्वर जी अपने बिस्तर पर लेट गए। खूब कोशिश करने के बाद भी, 3-4 करवटी बदलने के बाद भी उन्हें नींद नहीं आ रही थी, तो वो लेटे ही लेटे अपने सर पर हाथ रखकर सोचने लगे, विमो तू सही बोल रही थी कि दामाद दरोगा आएगा तो पंच समाज में हमारी इज्जत बढ़ जाएगी। लेकिन राम कुमार जी की बातों का क्या होगा? उन्होंने तो उस दिन से ही हमसे दहेज का मांग कर दी थी, तो अब नहीं मांगेंगे क्या? और अगर लेंगे तो कितना लेंगे? कोई बात भी तो नहीं हुई है अभी हमारे पास। ऐसे ही सोचते सोचते उन्हें गहरी रात में आखिरकार नींद आ ही गई। आखिरकार मंगलवार आ ही गया, वो दिन जिसका इंतजार रामेश्वर जी और उसके परिवार को पिछले 10 दिनों से बड़ी बेसब्री से था। जिस दिन उत्तम साबित होने के लिए रामेश्वर जी ने अपनी जी जान लगा दी थी। गौरी को पहनाने के लिए एक सुंदर साड़ी रानी के घर से कसक ले आई। रानी के भाई की शादी 2 महीने पहले ही हुई थी, इसलिए
उसकी भाभी के पास कुछ सुंदर साड़ियां थी तो उसने दे दी। उस समय गांव में ये चलन आम था कि फला का घर की शादी में फला के घर का सहारा, यानी इस खास मौके पर लोग एक दूसरे के सामान, कपड़ा, गहना, घर और गाड़ी का इस्तेमाल करते थे। तो समय के साथ घटता गया, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत गांव देहात पे अभी भी प्रचलित है। गौरी को दुल्हन की तरह तैयार किया गया। कोई भी उसे देखकर पहली बार नहीं पसंद कर लेता। घर के बाकी सदस्य भी अपने नए पुराने कपड़ों में तैयार हो गए। आखिर आज पहली बार किसी को अपने होने वाले दामाद तो किसी को अपने होने वाले जीजाजी से मिलना था। गांव के एक रिक्शा वाले को बुलाकर रिक्शे से विमला जी और कसक गौरी को लेकर मंदिर के लिए निकल गई। लगभग 9:30 बजे तक रामेश्वर जी भी अपनी साइकिल से रिक्शे के पीछे पीछे चल पड़ी और जय दिशा को लेकर रास्ते से पैदल मंदिर के लिए निकल गई। 10 बजे तक रामेश्वर जी और उसका परिवार मंदिर में पहुंच गए। पहले से ही वहां पुरोहित जी मौजूद थे। उनके साथ में रामेश्वर जी का चचेरा भाई राजन, चमन और जगन भी थे। परिवार को लेकर दूल्हा दुल्हन देखने जाने की परंपरा गांव में बहुत प्रचलित थी और अभी भी है। इस मंदिर में अक्सर शादी ब्याह होते रहते थे, इसलिए वहां कई कमरे बने थे और उन्हीं कमरों में से 2 कमरे रामेश्वर जी ने आज अपने और अपने मेहमानों के लिए खुलवाए। विमला जी, गौरी, रानी और गौरी की बहनें उन 2 में से एक कमरे में चली गई। सारे मर्द मंदिर के बाहर बरामदे में बैठ गए और अपने मेहमानों का इंतजार करने लगे। लगभग 11 बज गए। अमर और उसके परिवार वालों को आते आते जब रामेश्वर जी के मेहमान आए तो वो और उनका पूरा परिवार बहुत खुश हुआ। वधु पक्ष ने वर पक्ष का स्वागत किया, उन्हें मीठा पानी पिलाया। वर पक्ष की ओर से कुल मिलाकर 9 लोग आए थे, जिसमें से 4 औरतें थीं। सबका सबसे मेल मुलाकात हुई, फिर बात विचार हुआ और अंत में गौरी को सब देखने बैठ गए। जब गौरी वर पक्ष के सामने आई तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। गौरी बहुत बहुत सुंदर लग रही थी। उसकी काली आंखें जिस पर काला काजल खूब बहा रहा था, उसका लंबा कद जिस पर रानी की भाभी का साड़ी 4 चांद लगा रही थी, और उसका व्यवहार जो महफिल को खूब लुभा रहा था। अमर की बड़ी बहन रानी गौरी को देखते ही बोल पड़ी, अरे ये तो एकदम अप्सरा है। रानी की हाँ में हाँ मिलाते हुए उसकी छोटी बहन रागिनी ने कहा, हाँ दीदी, कलवा के तो भाग खुल गए, सच में बहुत ही सुंदर है। अमर की माँ जय ने भी अपना पक्ष रखा। अभी तक 3 औरतों ने अपना अपना पक्ष रखा, लेकिन चौथी औरत अमर की भाभी पिंकी ने कुछ नहीं कहा था। असल में वो गौरी की सुंदरता से जल रही थी, जिस जलन को रागिनी ने महसूस कर लिया और पिंकी को छेड़ती हुई बोली, क्या भाभी सुंदर है ना, आप भी तो कुछ बोलो। इस पर पिंकी थोड़ा गुस्सा हुई और बाकी औरतें हंस पड़ी। फिर पिंकी ने भी बड़े आराम से पूछा, सुंदर तो है, लेकिन पढ़ी लिखी है कि नहीं? उस पर फट से कसक बोली, हाँ दीदी, 10वीं फर्स्ट डिवीज़न पास है। फिर से पिंकी जल उठी और रागिनी रानी हंस पड़ी। इसी तरह गौरी के बारे में अमर के परिवार वाले एक एक बात पूछते रहे और गौरी के परिवार वाले उनका जवाब देते रहे। गौरी से भी औरतों ने बात की, उससे उसकी पसंद नापसंद जानी। फिर अमन ने भी आकर गौरी को देखा और मुस्कुराकर बाहर चला गया और गौरी भी शर्मा गई। अंत में सारे वर पक्ष वाले एक कमरे में चले गए, शायद ये तय करने की लड़की पसंद है कि नहीं, और पसंद है तो कितना दहेज लेना है और कितना नहीं। इधर रामेश्वर जी और उनके भाई भी गौरी के कमरे में आ गए और अमर के बारे में बात करने लगे। ये जानने लगे कि औरतों ने गौरी को देखकर क्या कहा और क्या नहीं कहा। सब यही प्रार्थना करने लगे कि अमर और उसके परिवार को गौरी पसंद आ जाए, और रामेश्वर जी मन ही मन ये प्रार्थना करने लगे कि काश ये लोग कम दहेज मांगे। देखते ही देखते दोपहर हो गई। वर पक्ष वाले सभी लोग कमरे से बाहर आ गए और वधु पक्ष के मर्द भी बाहर निकलकर उनका आप भगत करने लगे। वर पक्ष की सारी औरतें
गौरी के कमरे में चली गई, जहाँ गौरी और उसके साथ की औरतें मौजूद थी। कमरे में आते ही जया की टोली ने बिमला जी की टोली से गप लड़ाना शुरू कर दिया। यही मर्दों का भी था, वो भी बाहर बरामदे में गांव, घर, खेत, खलिहान और देश सरकार की बातें बतियाने में जुट गए। इन सब में किसी ने भी रिश्ते के बारे में कोई बात नहीं की। ना वर पक्ष ने कुछ कहा और ना वधू पक्ष ने भी कुछ कहा। समय थोड़ा और बीता तो सबके लिए भोजन का इंतजाम हुआ। पहले वर पक्ष वालों को भोजन कराया गया। हर बार की तरह इस बार भी रामेश्वर जी ने अपनी औकात से बढ़कर भोजन की तैयारी की थी, क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास था कि ये रिश्ता पक्का ही होगा। और ऊपर से बिमला जी का सपना भी तो था दरोगा दामाद बनाने का। वर पक्ष से भोजन का पूरा लुत्फ उठाया और रामेश्वर जी की इस व्यवस्था की खूब तारीफ की। बाद में राम कुमार जी ने रामेश्वर जी को और जया जी ने बिमला जी को इस रिश्ते के भविष्य के बारे में बताया। अमर संग गौरी का रिश्ता पक्का हो गया। ये सुनते ही पूरे परिवार में खुशी का माहौल उमड़ गया। बिमला जी ने सबको मिठाई खिलाई और सब खुश हो गए। रामेश्वर जी भी खुश थे, लेकिन उनके मन के एक कोने में अभी भी एक सवाल बार बार चल रहा था कि दहेज कितना देना होगा। रामेश्वर जी अपने सवाल का जवाब जानने के लिए राम कुमार जी और अमित को एकांत में ले गए। वहां पहले से ही राजन और चमन मौजूद थे। दहेज की बात इन 5 सदस्यों के बीच में होनी शुरू हो गई। चमन ने कहा, राम कुमार जी, अब तो रिश्ता भी पक्का हो गया, लेकिन अभी तक लेन देन की कोई बात नहीं हुई। तो अभी की अभी लेन देन की बात भी कर लेते तो ठीक रहता। राम कुमार जी ने पहला थोड़ा चौंकने का नाटक किया और मुस्कुराने लगे, जैसे चमन ने उनसे ना जाने क्या पूछ लिया हो और वो दहेज लेने वालों में सा ना हो। सभी लड़के वाले ऐसे ही दिखावा करते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही होती है। राम कुमार जी कुछ नहीं बोले तो रामेश्वर जी की धड़कनें धक धक करने लगी। माहौल को ठंडा होते देख अमित बोला, लेन देन की बात करनी है, इनके पास तो सब कुछ है। रामेश्वर जी ने मुस्कुराने का नाटक किया, क्योंकि वो दिखाना चाहते थे कि वो खुश है और दहेज देने में सक्षम है। हंसते हुए राम कुमार जी बोले, आजकल जो चलता है वही दे दीजिएगा, पानी पिला के। पानी पिला के राम कुमार जी का तकिया कलाम था। हाँ, लेकिन एक रकम बता दे दी तो, रामेश्वर जी बोले। उस पर राम कुमार जी ने कहा, अच्छा, आपको दहेज के पैसों के बारे में जानना है कि कितने पैसे नगद देने हैं? हमारा लड़का दरोगा है तो उसकी कीमत करीब 4 लाख रुपए नगद। लेकिन आपकी लड़की सुंदर है, सबको पसंद है, तो आप 3 लाख दे देना। राम कुमार जी के मुख से इतनी बड़ी रकम सुनकर रामेश्वर जी चकरा गए। उनके अनुमान केवल 1 लाख तक का था, लेकिन अब कोई चारा भी नहीं था। 3 लाख की मांग हो गई, उसे कैसे भी पूरा करना ही है। फिर भी रामेश्वर जी और चमन ने अमित की मदद से दहेज की रकम को कम कराने के लिए बात की और अंतिम निर्णय 2 लाख रुपए पर आकर खत्म रुक गई। राम कुमार जी ने पैसों के साथ साथ सारा सामान, पलंग, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, बक्सा और मोटरसाइकिल की भी मांग की। सामानों की मांग करते हुए राम कुमार जी बोले, देखो रामेश्वर जी, आपकी बेटी और आपके दामाद के लिए पलंग, ड्रेसिंग, अलमारी, बक्सा और मोटरसाइकिल की जरूरत होगी। आप देंगे तो ठीक रहेगा। रामेश्वर जी जानते थे कि अगर उसने राम कुमार जी की बात नहीं मानी तो आगे चलकर शादी में दिक्कत हो सकती है। इसलिए रामेश्वर जी ने हाँ कर दी। अब अपने खर्चे गिनवाते हुए चमन ने कहा, आपकी मांग तो सही है, लेकिन हमने कुछ अभी तक खर्च किया है, जैसे तिलक के बर्तन, बारात, लड़का के सोने की अंगूठी भी रकम में बनी है। इसलिए थोड़ा और पैसे कम हो जाते तो बढ़िया होता। शुरू में तो राम कुमार जी नहीं माने, लेकिन बाद में उन्होंने 2 लाख रुपए पर मोहर लगा दी। शादी में दहेज तय 2 लाख रुपए, लड़के की सोने का चैन और अंगूठी, तिलक के बर्तन और सारा सामान रामेश्वर जी को देना होगा। आधे पैसे शादी से 1 हफ्ता पहले देने होंगे और बाकी पैसे शादी के दिन देने होंगे। इस तरह
विवाह तय हुआ। शादी 2 महीने बाद की रखी गई। सब खुश हुए, लेकिन रामेश्वर जी की चिंता बढ़ गई। अब उन्हें पैसों का इंतजाम करना था। दहेज लेना देना कानून में गलत है, लेकिन हमारे समाज में इस प्रकार से फैला है कि चाहकर भी इसे कोई मिटा नहीं पा रहा। सब जानते हैं कि ये गलत है, लेकिन किसी भी विवाह की बात बिना इसके शुरू ही नहीं होती। आजकल शादियां लोगों की नहीं बल्कि दहेज से हो रही है। जितना अच्छा दहेज दोगे उतना अच्छा लड़का मिलेगा। अफसोस, वर पक्ष की विदाई करके रामेश्वर जी और उनका परिवार घर आ गया। कोई खाली हाथ नहीं आया, सब अपने साथ कुछ ना कुछ जरूर लाए। दिशा और कसक मिलनी में मिले 250-250 रुपए के साथ प्यार लाई, जो भी जी भरकर गौरी पर लुटाना चाहती थी। जय को भी मिलनी में मिले 250 रुपए के साथ जिम्मेदारी लाया, जो वो अपनी बहन और पिता के प्रति पूरी श्रद्धा से निभाना चाहता था। विमला जी तो खाली हाथ आई, क्योंकि उन्हें जो पैसे मिले थे उन्हें उन्होंने किसी को मिलनी में ही दे दिए, लेकिन साथ में अरमान लेकर आई और रामेश्वर जी अपने साथ चिंता लेकर आए। वही चिंता जो हर उस बात को होती होगी जिसे दहेज मांगा जाता है। बिना अपने परिवार को बताए वो पिता अपनी बेटी के उज्जवल भविष्य के लिए सारे दुख दर्दों को अकेले सहन कर जाता है। वही लाचार और मजबूर पिता आज रामेश्वर जी बन गए थे। घर के सभी सदस्यों ने ये जानना चाहा कि दहेज वाली बात कितने रुपए पर आकर टिकी है, कितना देना है और क्या क्या देना है। पर रामेश्वर जी ने किसी को कुछ नहीं बताया और दहेज बहुत कम देना है सभी को ऐसा विश्वास दिला दिया। कम दहेज देना है ऐसा सुनकर सब बहुत खुश हुए और विमला जी तो एकदम हवा में उड़ने लगी। आज पहली बार वो रामेश्वर जी के उस मायूस चेहरे को नहीं देख पाई और ना ही समझ पाई कि रामेश्वर जी कितने मायूस हैं। रामेश्वर जी ने भी किसी से कोई उम्मीद नहीं लगाई, क्योंकि आज ये परिवार गरीब है। इसका कारण वो खुद को ही मानते थे। गौरी का रिश्ता पक्का हुए 5 दिन बीत गए। रामेश्वर जी के घर में जल्दी ही शहनाई बजने वाली थी। मेहमान आने वाले थे और वो सारी रस्मों को पहली बार रामेश्वर जी की मेहनत से बनाए इस घर में निभाई जानी थी। कुल मिलाकर इस उत्सव में ढेर सारी खुशियां आनी थी, जिसकी तैयारियां अभी से शुरू करनी पड़ेंगी। एक तरफ इन आने वाली खुशियों की कामना करके घर वालों के चेहरे पर मुस्कान थी, तो दूसरी तरफ रामेश्वर जी के मन में देने वाले दहेज को लेकर उदासी। सारी तैयारियां शुरू करनी थी, दहेज जुटाना था, इसलिए जल्दी जल्दी अपने खेतों के कामों को निपटाकर आज से आने वाले कुछ दिनों के लिए रामेश्वर जी खेत खलिहान से मुक्त हो गए। अब बस गौरी के विवाह की आने वाले दिनों की सारी रणनीति सुबह चाय पर बैठकर उन्हें विमला जी के साथ बना ली। चाय की चुस्की लेते हुए रामेश्वर जी ने विमला जी से पूछा, गौरी की माँ, गौरी की शादी में तुम्हारे पीहर से कितने लोग आने वाले हैं? विमला जी ने हंसकर अपने पल्लू से अपना मुंह ढककर कहा, अब जिन जिन को शादी की पूरी खानी होगी वो सारे आ जाएंगे। दोनों मियाँ बीबी अपने अपने गमों को भुलाकर चाय पर चर्चा मशगूल हो गए। दूर से ही चारों बच्चे अपने माँ बाप को देखकर मुस्कुराने लगे। बहुत ही प्यारा और अनोखा दृश्य होता है जब माँ बाप सारी समस्याओं को भूलकर थोड़ा सा समय खुद को देते हैं। अगले दिन रामेश्वर जी ने अपने खेत गिरवी रखकर गौरी की शादी का सारा दहेज जुटाया और तय समय पर अपनी बेटी की शादी कर दी। सभी घर वाले गौरी की शादी से बहुत खुश थे, लेकिन उधर रामेश्वर जी को अब नई चिंता लग गई कि अब खेतों को कैसे छुड़वाया जाए और घर के सभी लोगों का भरण पोषण कैसे किया जाए। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल योगी वॉइस को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।